मार्केट में ऐसी बारीकियां हैं जिनको अपना के आप अपने पैसे को ज़्यादा रफ्तार से कमा सकते हैं या फिर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसमें जो पहली बात जो है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है थीम। थीम मतलब मार्केट का कौन सा थीम है जो अभी उस पर ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, आप कौन सा थीम में इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, पीएसयू बैंक है, फर्टिलाइजर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो कई तरह का ये सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो आप कौन से थीम में इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं उससे पहले स्टडी करिए। देखिए हर 2-4 सालों में या 10 सालों में ना थीम चेंज होता रहता है, दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, कई एक तरह की नई चीज़ें आती है और वो कुछ लोगों के लिए खास होती है, उसका डिमांड पूरे दुनिया में ज़्यादा होता है। तो वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा कि हम कौन सा थीम में पैसे लगाएं जिस पे हमें अब उतने ही पैसे अगर किसी और सेक्टर के मुकाबले इस सेक्टर में हमें ज़्यादा पैसे मिले। अगर इस साल का आप एग्जांपल ले लें 2023 के, तो खास करके देखेंगे डिफेंस स्टॉक और रिन्यूएबल एनर्जी और पीएसयू बैंक, ये 3 तरह के जो थीम रहे वो इस साल बहुत अच्छा रिटर्न देने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट अपडेट कर देता हूं कि आज जो हम बातें करने वाले हैं वो इस तरह की कुछ बातें करेंगे कि मार्केट में ऐसी कई सारी बारीकियां अवेलेबल है, ऐसे कई सारे ट्रिक अवेलेबल हैं जिसको अपना के आप अपने सेम इन्वेस्टमेंट में अपने रिटर्न को एक्सेलरेट कर सकते हैं। मतलब आप सेम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा तेज़ी से कमाई कर सकते हैं और इस पे हम पूरी गहराई से बात करेंगे। कई टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो मार्केट ने जिस तरह से कल इतिहास रचा और आज देखें तो मार्केट एकदम कंसोलिडेशन लेवल पे मात्र 3 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। तो देखिए मार्केट का बढ़ना और गिरना ये लगा रहेगा किसी न किसी। अगर कल देखिए मार्केट चला था G20 की पॉजिटिव खबरों की वजह से, तो आज कहा जा रहा है नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट आ गया कि वो डीजल गाड़ियों पे एक्स्ट्रा 10% का टैक्स लगाने वाले हैं। तो उसकी वजह से आपको ऑटो में गिरावट दिखा और ऑटो गिरावट दिखने की वजह से आपको निफ्टी पे दबाव दिखा और निफ्टी भी देखें तो मामूली सी गिरा, हालांकि फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह से 110-15 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करा था उसको ये मेंटेन नहीं कर पाया और निफ्टी में भी प्रेशर आपको साफ साफ। तो ये सब चीज़ें होता रहेगा, हर 2-4 दिनों पे 10 दिनों पे कोई ना कोई मार्केट में खबर आती रहेगी। किसी वजह से मार्केट बढ़ेगा तो किसी वजह से मार्केट टूटेगा। इन सब चीज़ों को दरकिनार करके मैं जो आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिसके वजह से आप अपने सेम इन्वेस्टमेंट पे आप ज़्यादा तेज़ी से पैसे कमा सकते हैं। इससे जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसमें है इन्वेस्ट इन इनिशियल स्टेज, यानी अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्ट करें या फिर उसको बोलें तो फर्स्ट स्टेज में भी बोल सकते हैं। अब देखिए किसी भी स्टॉक में मूवमेंट किस तरह से आता है, जब किसी स्टॉक में ज़्यादा गिरावट आ जाती है, जब एकदम अपने लो पे चला जाता है तो फिर क्या होता है उसमें कंसोलिडेशन का फेज आता है। कुछ दिनों तक स्टॉक चलेगा ही नहीं, थोड़ी बहुत गिरावट होगा, थोड़ा बहुत उठेगा, लोग एकदम ऊब जाते हैं कि अब ये शायद नहीं चलेगा। फिर क्या होता है अचानक से बूम आती है, स्टॉक वहाँ बढ़ता है, एक नया हाई बनाता है और फिर नीचे आता है। तो जो इनिशियल स्टेज था, जो शुरुआती स्टेज था, जिस टाइम मार्केट उसका स्टॉक में लग रहा था कि इसमें मूवमेंट नहीं है, ये और नीचे जाएगा, तो वो हो जाता है उसका इनिशियल स्टेज। और जो खास करके यहाँ से बूम करके एक रफ्तार पकड़ा, एक हाई बनाया और दोबारा नीचे आया, तो ये हो जाता है आपका सेकेंड स्टेज। तो हमेशा कोशिश करें कि किसी भी स्टॉक में, जिस स्टॉक में आप इंटर करना चाह रहे हैं उसको ईयरली फेज में, ईयरली स्टेज में या फिर इनिशियल स्टेज में इंटर होने का कोशिश करें। एग्जांपल अगर देखेंगे तो अगर आप मेरा 2-3 महीने पहले का वीडियो देखेंगे मदरसन सुमी में, तो मदरसन सुमी उस टाइम 63-64 पे चल रहा था और मैंने कहा था, हालांकि मदरसन सुमी में मेरा कई वीडियो बना हुआ है, तो ये वीडियो आप ढूंढ के देख लीजिएगा या फिर मैं आपको इसमें डाल दूंगा लिंक भी इसका। तो उस टाइम मैंने कहा था कि 60 रुपये के एसएल, जिसका इसका पुराना जो लो है उसको 60 रुपये का एसएल लगा के आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक वहाँ से देखिए मार्केट मदरसन सुमी ने अच्छा मूवमेंट दिया है। जो सेकंड रीजन है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसके वजह से भी आप अपने पोर्टफोलियो में रफ्तार भर सकते हैं, वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जितना फ़ायदा मिलेगा, जितना आप लॉन्ग टर्म तक उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपको जितना कमाया उसके साथ अगले साल उस पर दोबारा से आपको, यानी आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उसी को हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी जो आपके ही पैसे कमा रहे हैं उसी पे आपको दोबारा से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी आप दोबारा से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रफ्तार से आपके पैसे को बढ़ाने में कामयाब होता है। अब होता है क्या, मार्केट में 2 आर काम करते हैं, है ना, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। तो जिस तरह से आप रिस्क लेंगे उस तरह से आपको रिवार्ड भी मिलेगा। अब देखिए
मैं क्यों कहता हूं कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। मैंने कई वीडियो में बोला था कि लॉन्ग टर्म ही अगर आपको पैसे कमाने हैं मार्केट से, या फिर जितने भी आप बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हुए हैं स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने बड़े ज़्यादा पैसे कमाए हैं स्टॉक मार्केट्स में, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो रहे हैं या वॉरेन बफेट हो लें, उनको जब आप सुनेंगे तो वो भी साफ बोलते हैं कि आपको अगर पैसे कमाना है स्टॉक मार्केट से तो आपको लॉन्ग टर्म में ही आना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आप हमेशा पैसे कमा नहीं सकते। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या फिर इंट्राडे करेंगे, ठीक है आपने 1-2 ट्रेड में कमा लिया, लेकिन अगर 1-2 ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो हो सकता है आपने जितने कमाए होंगे वो भी सारा चला जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपका जो कंपाउंडिंग का पावर है ना, ये बहुत बड़ा पावर है। ये आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसको आपको बताते दिख जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें आप लॉन्ग टर्म जाने के लिए। और लॉन्ग टर्म में दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि देखिए, आप जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, सपोज आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाया, सपोज मान लिया आपने आईटीसी पे 200 रुपये पे इन्वेस्टमेंट बना रखा था, अभी देखें तो आईटीसी वो 500 के आसपास चल रहा है। अब क्या है कि आईटीसी में अगर आप चाहें तो 20 रुपये ऊपर चढ़ा तो वहाँ बेच भी सकते हैं, दोबारा से अगर 20 रुपये नीचे मिले तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो आपको ये फ़ायदा मिल रहा है कि आप ना वहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम गया, क्योंकि आपका जो बाइंग है वो 200 पे है, और ऊपर से आपको आईटीसी जैसे स्टॉक में बोनस भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, और कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा आपको सीधा उसमें मिल रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप हर 4 महीने हर 6 महीने पे नए नए स्टॉक में इंटर करते हैं तो क्या है, आप जितने स्टॉक में इंटर करेंगे उसके साथ साथ रिस्क भी है। अब मान लिया आपने 1 महीने में 10 स्टॉक में एंट्री लिया, तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो 10 में से 10 स्टॉक ही चले। उस 10 में से 3 स्टॉक चलेगा, 4 स्टॉक चलेगा। तो आप जितना वो 3-4 स्टॉक में कमाएंगे, जो बाकी के जो 6-7 स्टॉक आपको नहीं चले, तो उसकी भी कमाई आपको उसमें आपको जाता हुआ दिखेगा। यानी इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक को पकड़िए, इनिशियल स्टेज में पकड़िए और उसमें बने रहिए, ताकि आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिले। चलिए अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि, और जैसा जानते हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा रिटर्न हम लोग निकाल पाएँ। तो उसमें अगले जो डिस्कस करने वाले तीसरे नंबर पे, उसमें आता है स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप। और जैसा हम लोग जानते हैं लार्ज कैप में आपका रिस्क जो होता है वो कम जाता है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क वर्सेस रिवार्ड का ही गेम है, जितना रिस्क लेंगे उतना रिवार्ड मिलेगा। हाँ, लार्ज कैप अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी रखें, लेकिन लार्ज कैप का जो थोड़ा सा रिटर्न होता है वो स्लोली होता है, और आपको स्मॉल कैप में जो रिटर्न होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो सीधी सी बात है कि मार्केट में रिस्क वर्सेस रिवार्ड का गेम है, और जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। तो जिस तरह से लार्ज कैप में कम रिस्क है तो वहाँ रिवार्ड भी कम है, और स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ रिवार्ड भी ज़्यादा है। आप आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं लार्ज कैप में, लेकिन अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में आना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब अगले चौथे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। और जिस तरह से वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि डू नॉट पुट ऑल द एग इन द सिंगल बास्केट, मतलब एक ही टोकरी में आप अपने सारे अंडे को मत रखो, क्योंकि अगर वो टोकरी आप गिरा तो सारे अंडे टूट जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अंडे 2-4 टोकरी में रखा करो कि चलो अगर एक टोकरी का अंडा गिर भी गया तो बाकी टोकरी के अंडे हमें बच जाएंगे। तो इस तरह से उनका कहने का मतलब था कि डाइवर्सिफाई रखिए अपने पोर्टफोलियो को, थोड़े थोड़े कई सेक्टर में पैसे को रखिए। लेकिन देखिए यहाँ पे जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर से गलती क्या होती है, इस पर मैं कई बार चाह रहा था बातें करना। इसमें क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर है डाइवर्सिफाई के नाम पे वो ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब लगभग 100 तरह के स्टॉक खरीद लिए, एक 2 स्टॉक, तो क्या है कि हर सेक्टर में आपने हर जगह पहुंच गए, आपने हर जगह हाथ मार दिया। अब उतने स्टॉक आपने इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि किसी सेक्टर का नंबर आता है 10 साल में एक बार, वो चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। किसी स्टॉक ऐसा होता है उसमें मूवमेंट ही नहीं आता। तो आपने जितने तरह के स्टॉक में हाथ लगाए हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि हर स्टॉक के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है, तो उतने तरह के रिस्क भी आप उससे जुड़े हुए हैं। तो आप हमेशा पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएँ, आप 10 से 12 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छे थीम चूज करके। देखिए मैंने पहले भी थीम की बात करी थी कि कौन सा थीम अभी अच्छा चल रहा है, कौन सा थीम का आने वाले 10 सालों में अच्छा ग्रोथ लग रहा है, दुनिया में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होने वाला है, कौन सा एज आने वाला है। तो इस तरह से पहले स्टॉक को चुनें, और उसके बाद उसमें 10 से 12 या मैक्सिमम 15 स्टॉक तक ही चुनें, और उसमें से फिर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें कि हाँ हमें इसी सेक्टर में ही पैसे लगाने हैं। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें, ये भी आपको अच्छा पैसे कमाने में मदद करेगा।